हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। ये एक डेमो क्लास है आप सभी लोगों के लिए जो भी सी यू ई टी पी जी की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए। तो सी यू ई टी पी जी क्यू पी 42 जो कि कोड है सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कोर्स हैं, इस कोड के अंडर सी यू ई टी एन टी ए एग्ज़ाम को कराता है। उसके सिलेबस के हिसाब से मैंने नोट्स तैयार करे हैं और उसमें जो 8 यूनिट है उसमें से सबसे पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। वो मैं आज आपकी उसकी क्लास लूँगा। तो स्टार्ट से करूँगा सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में होता है ह्यूमैनिटीज़ में, उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, दैट वुड बी अवर टुडेज टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोर्सेज से कि यहाँ से क्या क्या सोर्सेज से ये नोट्स हैं और आप क्या क्या सोर्स यूज कर सकते हैं इस पार्ट के लिए, सी यू टी के लिए। सबसे पहले तो बात आती है बुक की। तो बुक में ओ पी गावा की बुक इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी। मेनली इससे मैक्सिमम पार्ट इससे कवर हो जाता है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम इसी से बनते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो सुब्रा रंजन के रूट्स, राजीव भार्गव, एंड्रू हेवुड, राजेश मिश्रा, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। चाहो तो आप इस नोट्स में तो खैर इन सारे के सारे सोर्सेज से मिला के ही हमने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, या पॉलिटिकल साइंस है क्या। सोसाइटी जो है ह्यूमंस को रहने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ह्यूमंस जो कि अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। इवन आप एक चीज़ को देखिए कि इतने सारे एनिमल्स हैं इस धरती पे, ठीक है, उन एनिमल्स में से ह्यूमंस ही क्यों जो है एक हिसाब से रूल कर रहे हैं अर्थ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें कॉपरेट करना आता है। हमने कॉपरेट करके सोसाइटी बनाई। अब हमने सोसाइटी क्यों बनाई? ताकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो नीड्स हैं वो सोसाइटी से पूरी हो सकें। ठीक है, अब बात करते हैं नीड्स की। तो हमारी क्या क्या नीड्स हैं? हमारी एजुकेशन की जो नीड्स है वो स्कूल्स कॉलेजेस पूरे करते हैं। हमारी जो और पर्सनल नीड्स हैं उनको हमारी फैमिली पूरा पूरा करती है। एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। तो सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में है, ठीक है, जिसका काम क्या है कि हमारा इलाज करना। तो हमने इस हिसाब से सोसाइटी बनाई है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उस सोसाइटी में, ये एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसी में से एक इंस्टीट्यूशन है आपका पॉलिटिक्स का। ठीक है, जैसे एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ का है, वैसी पॉलिटिक्स का एक एजुकेशन है या पॉलिटी का। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग काम है। तो वैसे ही पॉलिटी का भी एक अलग काम है जिसका काम है कि पब्लिक स्पेयर से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना। ठीक है, अब पब्लिक स्पेयर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं? ठीक है, पॉलिटिक्स किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि किसको जो है रूल करना है, ठीक है, किसको रूल करना है, या किसको रूल करना है, किसको रूल करना है, या सोसाइटी में किसके कितने राइट्स होंगे, या किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी सोसाइटी में, ये कौन तय करेगा? ये पब्लिक स्फीयर के सारे क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन से डील करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जो है पॉलिटी, जो ऐसे क्वेश्चंस को डील करती है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस, दैट मीन्स सिटी स्टेट। तो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड जो पॉलिस ग्रीक वर्ड है उससे ड्राइव हुआ है, जिसका कि मतलब होता है सिटी स्टेट। ठीक है, तो क्या था कि ग्रीस, आप देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें मैक्सिमम जो वर्ड होंगे या ग्रीक से होंगे या लैटिन से, क्योंकि ये मेनली वेस्ट से, ये साइंस जो आप मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो आज की डेट में पढ़ते हो वो वेस्ट से निकला है। इवन ईस्ट में भी इससे रिलेटेड काम हुआ है, पर चूंकि उन्होंने डोमिनेट किया है, वहाँ के जो थिंकर्स हैं उन्होंने इस सब्जेक्ट पे, तो जो टर्म्स यूज किए उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज से किया। आज से 2-3 हज़ार साल पहले जो पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट हुआ, अरिस्टोटल थे, वो सुन के ग्रीक लैंग्वेज थी।
तो उन्होंने ये टर्म इजाद किए। तो इससे क्या है कि जो मैक्सिमम टर्म्स आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में वो ग्रीक या लैटिन के होंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है जो आप पढ़ोगे अभी? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अ पॉलिटिकल फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना का सिस्टमैटिक हम नॉलेज करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल फिनोमेना, जस्टिस का क्या फिनोमेना चल रहा है इंडिया में, इलेक्शन का क्या फिनोमेना है, कोई भी पॉलिटिकल फिनोमेना उठो, अगर उसकी सिस्टमैटिक अगर हम पढ़ाई करें, सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करें, दैट वुड बी कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ों की बात करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में 3 टाइप के स्टेटमेंट्स की हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के स्टेटमेंट्स की: एम्पिरिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट एंड इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। एम्पिरिकल, लॉजिकल और इवेल्युएटिव। अब एम्पिरिकल, लॉजिकल और इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो 3 टाइप के स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं, उनमें सबसे पहला एम्पिरिकल स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें एम्पिरिकल की, ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का जो नॉलेज होता है वो होता है एम्पिरिकल नॉलेज। जैसे कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? हमने कहा कि आपने पानी की बाल्टी है और वो पानी बहुत गर्म है, तो आपने उसको छुआ, आप छू के देखा आपने कि बहुत गर्म पानी है, ठीक है। तो दूसरा आदमी भी उसको छू के ये चीज़ कंफर्म कर सकता है। तो सेंसरी ऑर्गन से जो नॉलेज हमारे पास आती है और सेंसरी ऑर्गन से जिन्हें हम कंफर्म कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट नॉलेज इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। तो पहला कौन सा टाइप का नॉलेज है जिसकी बात हम पॉलिटिकल थ्योरी में करेंगे? एम्पिरिकल नॉलेज। दूसरा टाइप का स्टेटमेंट होता है लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल नॉलेज। तो लॉजिकल नॉलेज किस चीज़ की बात करता है? अब जैसे बात करें 2+2 क्या होता है? 2+2 4। क्या आप इसको छू के देख सकते हैं? नहीं, बट लॉजिकली आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। आप छू के नहीं इसको पता कर सकते हैं, बट लॉजिकली ये ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो एम्पिरिकल वाला भी एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, लॉजिकल वाला भी, पर इसको आप सेंसरी ऑर्गन से नहीं छू सकते हो, ठीक है। ये आपने खुद में एक सिस्टम इजाद किया है, उस लॉजिक सिस्टम के बेस पे आप ये बात करते हो। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है इवेल्युएटिव नॉलेज का। तीसरा आता है इवेल्युएटिव। अब इवेल्युएटिव नॉलेज क्या होती है? इवेल्युएटिव नॉलेज का मतलब है जिसमें हम अपने ओपिनियन देते हैं। जो नॉर्मेटिव थ्योरीज है उसकी इसमें बात होती है। ओपिनियन, आपने क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपने ये कहा, ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या आप छू के ऐसा देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ठीक है, नहीं देख सकते हैं। ऐसा मैथ्स में उसको प्रूव नहीं कर सकते, पर अपना ओपिनियन आपके बेस में जो अच्छा गवर्नमेंट में जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको डेमोक्रेसी में दिखते हैं। तो आपने कह दिया कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे आगे जाएं, आपका कहना है कि बीजेपी इंडिया के लिए अच्छी है, वो आपका ओपिनियन है। दूसरे का कहना है कांग्रेस अच्छी है, तीसरा कहना आम आदमी पार्टी अच्छी है। तीनों के तीनों इवेल्युएटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अब आप अपने स्टेटमेंट के पक्ष में कुछ पॉइंट्स दोगे, ओपिनियंस दोगे। तो ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं इवेल्युएटिव, जिसमें हम ओपिनियन की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस। तो वो होता है इवेल्युएटिव, जिसमें हम इवेल्युएटिव बात करते हैं। तो मेनली पॉलिटिकल थ्योरी में इवेल्युएटिव टाइप की बातें ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 स्टेप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में जो कोई भी थ्योरी होती है वो थ्योरी 4 स्टेप्स में चलती है, ठीक है। 4 स्टेप्स में कैसे चलती है? सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है। कोई भी थ्योरी जो बनती है ना, वो थ्योरी के कुछ स्टेप होते हैं हर किसी उसमें, हर किसी डिसिप्लिन में। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व आप कर सकते हो। आपने देख लिया कि सीरिया में लोगों की हालत बहुत ख़राब है, यूक्रेन में लोगों की हालत बहुत ख़राब है, वॉर चल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम में है लोग, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा आपने किया जनरलाइजेशन।
अब आप क्या करते हो, जनरलाइजेशन करते हो, ठीक है, जनरलाइज करते हो चीज़ों को। मान लो आपने देख लिया कि यूएस में लोगों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लोग खुश हैं यूएस में। वहीं आपने यूएस से अगर कंपेयर किया, कहाँ, म्यांमार को आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है, म्यांमार में आपने कहा लोगों की स्थिति खराब है, तो आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया, अपने हिसाब से ये एक जनरलाइजेशन निकाला कि डेमोक्रेसी में लोग ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये आपने जनरलाइजेशन कर लिया, मतलब आपने एक जनरल रूल दे दिया है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। आपने दो ऑब्जर्वेशन करी, म्यांमार में लोगों की कंडीशन कैसी है, यूएस में लोगों की कंडीशन कैसी है, दोनों ऑब्जर्वेशन आपने देखी। तो अब आपको क्या लगता है कि यूएस में लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी है, तो आपने एक जनरल रूल दिया, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं, इंडक्टिव टाइप और डिडक्टिव, इसके अभी बात करते हैं, पहले इन चारों स्टेप्स को देखते हैं। तीसरा होता है एक्सप्लेनेशन। अब आपने एक जनरलाइज रूल तो दे दिया है यूएस और म्यांमार को कंपेयर करते हुए, अब आप एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों है। तो अब आपने एक्सप्लेन किया क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर एक डिक्टेटर नहीं बन पाता है, वो उत्तरदायी होता है जनता के प्रति, ठीक है, वो उसको जो है वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता है, ठीक है, वो बहुत कंजर्वेटिव रूल नहीं लागू कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जनता के पास जब आप ज़्यादा अधिकार दोगे तो जनता खुश होगी, और तब कोई भी एक हद से ज़्यादा कोई लीडर कुछ गलत काम नहीं करेगा। ये आपने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा काम। चौथा काम जो होता है वो प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो आप प्रिडिक्ट करोगे या प्रिस्क्राइब करोगे। तो प्रिडिक्ट और प्रिस्क्राइब कैसे, मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया में डेमोक्रेसी आई, और कोई दूसरी कंट्री आज़ाद हुई, वहाँ मिलिट्री आई, अफ्रीका की कोई कंट्री मान लो, वहाँ मिलिट्री लीडरशिप आई। तो आप एक एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, आपने इतनी ऑब्जर्वेशन जनरलाइजेशन करी है, आप प्रिडिक्ट करोगे कि इंडिया की कंडीशन आज से 50 साल बाद अफ्रीका की इस कंट्रीज से अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसने डेमोक्रेसी चूज किया, और चूंकि हमें ये पता है कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ हमेशा से ही लोग खुश होते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। तो आपने कहा इंडिया की आज से 50 साल बाद इनसे आगे होगा, और वो सच भी हो जाती है। या दूसरा काम आप कर सकते हो प्रिस्क्रिप्शन का, कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जैसे डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है ना, तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर कोई कंट्री प्रोग्रेस चाहता है तो वहाँ और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ सिटीजन्स को राइट्स मिलने चाहिए, तो ये आप प्रिस्क्राइब करते हो। तो इन 4 स्टेप्स में कोई भी थ्योरी बनती है, चाहे वो जस्टिस की थ्योरी हो, चाहे वो राइट की हो, पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर एक जनरल रूल बनाया जाता है, फिर उस रूल को एक्सप्लेन किया जाता है, और चौथा स्टेप में प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। अब जनरलाइजेशन दो टाइप से किया जा सकता है, ठीक है, इंडक्टिव जनरलाइजेशन एंड डिडक्टिव जनरलाइजेशन। दो टाइप से जनरलाइजेशन किया जा सकता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। तो कैसे किया जाता है इन चीज़ों को, इंडक्टिव और डिडक्टिव जनरलाइजेशन को, देखिए दो तरीकों से आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई मुद्दा उठाया, ठीक है, मान लिया आपने कहा कि यूएसए में, आपने ऑब्जर्व किया यूएसए में लोग काफ़ी प्रोग्रेस हैं, लोग खुश हैं, फिर आपने देखा यूके में भी है, फ्रांस में भी है, ऐसा क्यों है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में मेनली। तो आपने वहाँ रिसर्च करी, तो वहाँ से आपको पता चला इन सारे कंट्रीज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि डेमोक्रेसी यहाँ है हर कंट्री में। तो आपने एक रूल बना दिया कि डेमोक्रेसी ब्रिंग्स प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी से प्रोग्रेस आएगी, तो आपने ये रूल बनाया, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस इसलिए आगे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है। ये तो होता है एक एग्जाम्पल। ये होता है इंडक्टिव अप्रोच, इसको कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच, पर्टिकुलर टू जनरल। पहले आपने एक पर्टिकुलर कंट्रीज को वो किया, उसके बाद एक जनरल रूल बनाया, ये इसको कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। दूसरा हुआ डिडक्टिव अप्रोच, जिसको कहते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल रूल आपने पहले ही अपने माइंड में सेट किया है कि ऐसा होता होगा, ठीक है, आपने पहले ही कहा कि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है, आपका ये व्यू है। अब आप इसको प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च करो, फिर इसको प्रूव करो, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च। तो उसको कहते हैं डिडक्टिव तरीके से आपने रूल बनाया है।
पहले आपने मान लिया डेमोक्रेसी बेस्ट है, उसके बाद आपने ये प्रूफ करने के लिए कंपेयर किया यूएसए को और म्यांमार को, तो दैट इज़ डिडक्टिव। पहले आपने जनरलाइजेशन कर रखी है, जनरल देन पर्टिकुलर पे आप कहीं गए, ठीक है। तो ये आपके हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है, इवन दो सीयूईटी में सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है इंट्रोडक्शन का पार्ट, बट आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ गए कि चीज़ें कैसे चलती हैं, उसका बेस, तो आप सारी थ्योरीज अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत सारे यूजेज हैं, आप अपने लाइफ में देखिए कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल थ्योरी का आपकी लाइफ में यूज़ है। आप देखिए कि चाहे आप आपको इतने अधिकार मिले हैं, आज से 500 साल पहले की इंडिया में आप पैदा होते तो शायद आपकी कंडीशन कुछ और होती। तो इतना सारा चेंज आया है, ये पॉलिटिक्स की वजह से ही आया है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ पहला काम है। सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी में जो हमारी लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। सोसाइटी में हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें अगर कोई कमी है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। वुमेन को इन्फीरियर माना जाना एक नेगेटिव पॉइंट है सोसाइटी का। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज करना और रिकंस्ट्रक्शन, इनका कैसे उपाय निकाला जाए, वो करना पॉलिटिकल थ्योरी का काम है। तीसरा काम है क्लेरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लेरिफाई करना, जैसे जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, ये कॉन्सेप्ट आम जनता की समझ में आ सके, इनको क्लेरिफाई करना। इसलिए चौथा है इनकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप हैं, चाहे आप जेंडर पे देखो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे हैं। जेंडर के बेस पे डिफरेंट है, रिलीजन के बेस पे लोग डिफरेंट टाइप के लोग हैं। आप देखिए नॉर्थ साउथ इसके बेस पे है, फूड के बेस पे सबका अलग अलग कल्चर है। तो इन सब ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, उनके बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, ठीक है, उसको क्रिएट करता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये तो हो गया रिलेवेंस। अब बात करते हैं डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ये कहाँ से टर्म आया और इसमें क्या क्या हुआ। तो देखिए क्या है, क्या हुआ कि अब आज से अगर हम बात करें 20th जो सेंचुरी थी, ठीक है, आज से 80-90 साल पहले, 100 सालों पहले, ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग डिकेड्स जो थे ना, साइंस में बहुत काम हो रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि कभी किसी न किसी चीज़ का एक ट्रेंड चलता है, ठीक है, दुनिया में। उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था, पर एकेडमिया में देखिए, इंटेलेक्चुअल उसमें देखिए, तो कोई एक ट्रेंड चलता है, ठीक है, किसी एक चीज़ के पीछे। तो उस टाइम साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, जो नेचुरल साइंस है, उनमें इतना ज़्यादा काम हो रहा था कि हर सब्जेक्ट को, ह्यूमैनिटीज़ हों, आर्ट्स हों, सबको लगा कि हमें भी और साइंटिफिक होना चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक काम करना चाहिए, लॉजिकल काम, ओपिनियन से रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिविज्म और नियो पॉजिटिविज्म आए, ठीक है, कि एक मूवमेंट चली। पॉजिटिविज्म और नियो पॉजिटिविज्म क्या है, एक मूवमेंट है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में एक मूवमेंट चला, जिस मूवमेंट में क्या हुआ कि सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, इसको सपोर्ट करने वाले, उनका मानना था कि हमको पॉलिटिकल साइंस में से ओपिनियन वाला पार्ट, नॉर्मेटिव वाला पार्ट हटाना है। बस एम्पिरिकल जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज हम देख के एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है, वो नॉलेज बस हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी अब देखो, जस्टिस की जैसे थ्योरी है कि जस्टिस कैसे हो, रॉल्स की थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अलग अलग थ्योरी ऑफ जस्टिस है। चाणक्य को आप देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, महात्मा गांधी को, वो जो बात करते हैं वो ओपिनियन बेस है। उसको आप अगर प्रूफ करना चाहो लैब में, तो वो बातें प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनका मानना था कि हमें वही बातें करनी है जो प्रूवेबल हो, ओपिनियन वाली बातें नहीं करनी है। जो पॉजिटिविज्म और न्यू पॉजिटिविज्म का मूवमेंट चला, ठीक है। और इसके अलावा भी बिहेवियरलिज्म का मूवमेंट चला, व्यवहारवाद का,
ठीक है, वो भी बस साइंटिफिक चीज़ों पे फोकस करता था, ओपिनियन को उसने भी छोड़ दिया था। इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल साइंस जैसा जो सब्जेक्ट है जिसमें ओपिनियन पे ही जो बेसिस है, थ्योरीज पे बेसिस है, जो फिलॉसफी पे बेस है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसका रिलेवेंस थोड़ा कम होने लग गया। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, पॉलिटिकल साइंस का काम ही है ओपिनियन देना। अगर पॉलिटिकल साइंस भी प्रूफ पे लग जाएगा तो आप ये नहीं दे सकते हो ना। रूसो को अगर कोई ये बोलता है, जब वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अगर आप डी टॉकविल की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, जिस टाइम में उन्होंने वो किताबें लिखी, डेमोक्रेसी के राइट्स की बातें करी, उनको कोई ये कहता कि लैब में जाके प्रूफ करो कि ये सही है, राजा से सही कैसे हो गया है, हम तो राजा के में खुश हैं, मोनार्की में खुश हैं। तो क्या वो प्रूफ कर पाते? ऑब्वियसली नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर ये पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में ही ये ना हो कि आप कुछ नया ना कर पाओ, ओपिनियन ना दे पाओ, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का रिलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, वही हुआ उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ, ये सब मूवमेंट चले, साइंस पे ज़्यादा जोर दिया गया, साइंटिफिक चीज़ों पे, एम्पिरिकल जो चीज़ें प्रूफ हो, ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को बस ये बोल दिया गया कि इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड जो काम है ना, उनकी स्टडी करना, वोटिंग बिहेवियर की लोगों की स्टडी करना जो बिहेवियरलिज्म में है, इन सब कामों तक सीमित कर दिया गया है। जो कि आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें तो वो चीज़ बहुत ही कम है। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत वो चीज़ आती है, एम्पिरिकल चीज़ें, बाकी तो पूरा का पूरा फिलॉसफी बेस है, ओपिनियन बेस है। ठीक है, पर उस टाइम कुछ अलग चल रहा था। ठीक है, बिहेवियरलिज्म में नाम में ही बिहेवियर है, वोटर के बिहेवियर की स्टडी करना, और पार्टीज के सामने जो प्रशांत किशोर टाइप जो काम चलता है, इस टाइप के कामों तक वो लोग सीमित थे कि थ्योरीज देना छोड़ रहे थे। तो वहां पे जो कुछ एक और इंटेलेक्चुअल की स्ट्रीम थी, उन्होंने ये कहा कि ये चीज गलत है, अगर आप ऐसा करोगे तो पॉलिटिकल साइंस का डिक्लाइन होगा, इस सब्जेक्ट की रिलेवेंस खत्म होगी। उस चीज को कहा जाता है डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एक तरफ लोग थे जिनका मानना था इसका डिक्लाइन हुआ है, तो आपको क्या है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं पूछने कि इनमें से डिक्लाइन का सपोर्ट किसने किया। तो कुछ थिंकर थे जिनका कहना था कि पॉलिटिकल साइंस का डिक्लाइन हो रहा है, और किसी का कहना था डिक्लाइन हो चुका है, अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। फिर कुछ थिंकर आए जिन्होंने इसको रिसर्जेंस की बात करी कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी अब रिसर्जेंट होगी। ठीक है, फिर से अ, उसमें आई, ये मेन स्ट्रीम में आई। ठीक है, तो ये है डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डिक्लाइन के सपोर्टर थे डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोवेन, पीटर लैसलेट, सैमुअल लिपसेट, दांते जर्मिनो, रॉबर्ट ढाली। 6 नाम आपको याद रखने। क्यों याद रखने? क्योंकि पेपर में सीधे पूछता है कि डिक्लाइन के कौन कौन से सपोर्टर थे, डिक्लाइन क्यों हो रहा था, वो मैंने आपको बताया। डिटेल में हम ओरिजिनल क्लास में इस चीज़ को देखेंगे अपनी। तो अपने अपना रीज़न देते हैं सभी लोग। डेविड ईस्टन अपना रीज़न देते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन का कहना था कि हाइपर फैक्चुअलिज्म, मोरल रिलेटिविज्म, हिस्टोरिसिज्म, ये सब रीज़न है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के। हिस्टोरिसिज्म, हाइपर फैक्चुअलिज्म वगैरह हैं क्या? हिस्टोरिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप पॉलिटिकल थ्योरी में को एज अ हिस्ट्री पढ़ो, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ते हो, उसमें आप क्या करते हो, पुराने जो भी थिंकर हैं उन्होंने आज तक क्या थ्योरी दी है बस वही तो पढ़ते हो, है ना। आज की जो प्रॉब्लम चल रही है वो उस पर कैसा है वो डिबेट नहीं पढ़ते हो ना अभी। मतलब मास्टर्स में आओगे अच्छी यूनिवर्सिटी में तो चलेगा, मेनली छोटी यूनिवर्सिटीज़ में वही चीज़ आदमी पढ़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ थी पे उस टाइम भी फोकस था। पुराने लॉक ने क्या दिया, मार्क्स ने क्या दिया, प्लेटो ने क्या दिया, वो चीज़ें तो हो गई। ठीक है, वो है हिस्टोरिसिज्म कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो हिस्ट्री में जो राइटर थे उनकी थ्योरीज पढ़ना, वो है हिस्टोरिसिज्म। तो ईस्टर्न कहते हैं कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा जाना चाहिए, इसी की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं आपके हाइपर फैक्चुअलिज्म, फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा आता है मोरल रिलेटिविज्म कि पॉलिटिकल साइंस वाले अगर मोरालिटी को छोड़ देंगे। मोरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है कि मोरालिटी रिलेटिव है, इनका मानना ये होता है जो मोरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं। मोरालिटी रिलेटिव का मतलब कि कोई मोरालिटी नहीं है हमारे, हम पे कोई बर्डन नहीं है। पर पॉलिटिकल साइंस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो जो सरकार गलत कर रही है, क्योंकि इतनी नॉलेज आम जनता को नहीं है, गवर्नमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको जनता तक ले जाएं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, ये उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पर अगर वो ऐसा ना करें
तो स्टर्न ने कहा क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज की डेट में, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। स्टर्न्स हैं। इसके अलावा अल्फ्रेड कोबन ने रीज़न दिए, सैमर लिप्सट ने दिए, इनको हम डिटेल में देखेंगे क्लास में, ठीक है। दांते जर्मिनो ने दिए। फिर अब देखिए रिवाइवल है। अब कुछ थिंकर आए जिन्होंने रिवाइवल की बात करी। रिवाइवल की बात कैसे करी? इवन इन्होंने भी माना कि डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है, जिनमें दांते जर्मिनो और लियो स्ट्रॉस इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि हाँ डिक्लाइन हुआ है, हो रहा था, पर चूंकि हमें अब फिलॉसफी पे फोकस करना है, जिन थिंकर ने किया भी फिलॉसफी, ओपिनियन, मोरालिटी पे फोकस, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एसेंस है, ठीक है, उस पर फोकस किया, तो इन्होंने कहा कि अब रिवाइव हो चुका है। और उस टाइम के बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी ये समझ गए कि हाँ अब इसके रिवाइवल का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो दांते जर्मिनो और लियो स्ट्रॉस इसमें से दो महत्वपूर्ण थिंकर थे। इसके अलावा हर्बर्ट मर्क्यूस भी एक थिंकर थे, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। और आपकी डेमो क्लास है, अगर इसके अलावा आप लाइव डेमो क्लास चाहते हो, जो अगर आपको कोर्स चाहिए, अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।